तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक और नई मूवी के बारे में, जिसका टाइटल मैं आपको बताऊँ तो फेयर प्ले यानी फायर प्ले इसका नाम रखा गया है। ये जो एक तरह से मूवी है पहले थिएटर में आपको देखने को मिली है और इसी के बाद नेटफ्लिक्स पर आपको 13 अक्टूबर से आपको देखने के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज मैं आपको इसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले ये सिनेमाघरों में भी हाल ही में रिलीज़ हुई है और OTT पर भी इसे बहुत जल्द लाया जा रहा है। तो आज इसी का रिव्यू करेंगे, इसके बारे में इसकी स्टोरी क्या आपको देखने को मिली है वो एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग यानी टोटल मिलाकर इससे रिलेटेड सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, अब हम इस मूवी के बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त नई एक्टर से जो मूवी है आपको देखने को मिली है, जिसका टाइटल मैं आपको बताऊँ तो फायर प्ले रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, फायर प्ले ये 2023 की एक तरह से अपकमिंग थ्रिलर मूवी है जो कि क्लोरो डोमोर द्वारा लिखी है और इनके द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है, जो कि उनके निशांग में पहली फिल्म है। इसमें फोरबेन, डायनेवर, एल्डन एलरोज और एमी फ्लोसन और साथ ही साथ रिचर्ड सोमर शामिल है। फिल्म एक युवा जोड़ी पर आधारित है जिसके रिश्ते में एक कट थ्रोट है जेफ्रंड और सहप्रोत के बाद दरार अपनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसका डायरेक्शन क्लोड डोरमोट ने किया है, साथ ही साथ क्लोड डोरमोट द्वारा इसे लिखा गया है और टिम रिड्स और ट्रिन ब्राइट और साथ ही साथ एलम मैंडलम्स और सियोड हुर्जन और बेन लेक्स द्वारा इसके अंदर प्रोडक्शन का काम किया गया है। दोस्तों, इसमें अभिनेता आपको फोरबन डायनेस, एल्डम हैंडिस और एडी मासो, रिचर्ड सोमर्स देखने को मिले हैं। दोस्तों, इसी के साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम मोनन मेंशंस ने किया है। साथ ही साथ इसकी एडिटिंग मुख्य रूप से होलकिन पीटरसन द्वारा की गई है और साथ ही साथ इसमें म्यूजिक बैन मेकओप्स द्वारा दिया गया है। प्रोडक्शन कंपनी टी स्टीड द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है और इसी के साथ स्टार थ्रोज एंटरटेनमेंट द्वारा इसे प्रोडक्शन किया गया है। रिलीजिंग की बात की जाए तो संडोस के अंदर ये 20 जनवरी 2030 को इसे रिलीज़ किया गया है और 29 सितंबर 2030 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ OTT पर भी आपको नेटफ्लिक्स पर 6 अक्टूबर 2030 को स्ट्रीमिंग रिलीजिंग से और 29 सितंबर को चुनिंदा सिनेमाघरों में से रिलीज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया है, तो हम आपके लिए जैसे ही रिलीज़ हुई तो ये वीडियो लाने की कोशिश करे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है और बेस की बात की जाए तो एक कठिन हैज मेड फ्रॉम में एक अप्रत्याशित प्रद्रुत गुप्त रूप से एक तरह से सगाई करने वाले जोड़े के रिश्ते को कगार पर एक तरह से धकेल देता है। दोस्तों, ये स्टोरी पूरी इसके अंदर आपको देखने को मिली है। एमिल्स के रूप में फोर्ड डेरियसन और लुइस के रूप में एडम एल रोचिन, साथ ही साथ केबलेस के रूप में एंट्री मासन और पोल्स के रूप में रिचन सोमर, साथ ही साथ टोनिस के रूप में सेरेबी डी स्रूजन और एमली की मां के रूप में गॉर्डियन सोमरिस। साथ ही साथ फिल्म की घोषणा दिसंबर 2021 में की गई है, जिसमें क्लोड डोमरोड ने लेखन और निर्देशन किया था और एडम एर्निस और फोरबन डेरिस फिल्म में अभिनय के लिए तैयार थे। उत्पादन जनवरी 2022 में सेरेबिट में शुरू हुआ। फरवरी में सेबिस्ट डी सूजन और एड्री मॉसन और रिज सोमस कलाकारों में शामिल हुए। साथ ही साथ फेयर प्ले को 6 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के पहले 29 सितंबर 2023 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया और फिल्म की स्ट्रीमिंग रिलीजिंग मूल रूप से 13 अक्टूबर के निर्धारित की गई। इस पहले आगे बढ़ा दिया गया और फिल्म का प्रीमियम 20 जनवरी 2023 को और 2030 में संडोस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। कुछ ही समय बाद सेंट्रल लाइट पिक्चर्स और न्यून सहित आधा दर्जन कंपनियों के बीच बोली युद्ध के बाद नेटफ्लिक्स ने
20 मिलियन से की फिल्म अधिकार हासिल कर लिया और 11 सितंबर 2030 को 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम हुआ और अपने यूरोपीय प्रीमियम के लिए फिल्म को सितंबर 2030 के अंत में 19वें ज्यूरिन फिल्म महोत्सव के फीचर फिल्म प्रतियोगिता और अनुभव में दिखाया गया। दोस्तों, रेटिंग की बात की जाए तो रोड टोमेटोज पर 131 रेटिंगों के हिसाब से इसकी टोटल जो रेटिंग है 8.7% समीक्षा सकारात्मक है, जिसकी औसतम रेटिंग 7.5 10 में से है। वेबसाइट की आम सहमति लिखी है और सुनिश्चित शैली के साथ जो कभी कभी 90 के दशक की सर्वश्रेष्ठ रोमांचक फिल्म की याद दिलाती है। फेयर प्ले गैडगिन वित्तीयगत और विवाह पूर्व सेमन के लालच और लैंग राजनीतिक के साथ जोड़ा है। 43 आलोचनाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 74 का स्कोर दिया गया है। आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाती है और वेरिट के लिए अपनी समीक्षाओं में ओवन बेलमेस ने डार्मोट की पटकथा और लेखन के साथ कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए लिखा कि फायर प्ले जबकि सेक्स, पैसे, कॉर्पोरेट पीटर और चूड़ा घोपना और कई चीज़ें देखने में कमज़ोर है और वास्तव में बहुत ही मज़ेदार है। एक अच्छी छोटी सी फिल्म और इंटरव्यूअर्स के लिए अपनी समीक्षाओं में भरपूर रेस भॉन्स पागल और के रूप में वर्णित करते हुए रन एडलिस ने फिल्म को एक ग्रेड दिया है और इसके साथ कथनांक को कलाकारों के प्रदर्शन के रूप में प्रशंसा की है और टाइम्स के केविन हैर्मस इसे 5 में से 4 का स्कोर देते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ इसकी स्थापना इसी दूसरी आनंद थिएटर के कुछ आधुनिक लेकिन जानबूझकर पूरे ढंग से किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ इनके बारे में मैंने आपको एक दूसरे मूवी के बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल अपडेट बता ही दी है और साथ ही साथ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले टीम वाइट्स, जी हाँ दोस्तों, 1983 को इनका एक तरह से जन्म हुआ था। एक अमेरिकन निर्माता है जिनकी फिल्मों में किंग रिचर्ड और एर्गिन वेट्स शामिल है। 1983 से तकरीबन एक तरह से आज ये 40 साल के हैं और एनपोलिस मैरीलैंड यूएसए में हुआ इनका जन्म। दोस्तों, इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और भी कई डिटेल हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री में 2007 से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है। मुख्य रूप से ट्रैवल विड्स की ये भाई है। 2022 में वाइट को उनके भाई ट्रैवल और विलियम्स स्मिथ के साथ किंग रिचर्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्रण के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया था, लेकिन जीत नहीं पाए। विड 2012 में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड फाइनेंस प्रोडक्शन और साथ ही साथ गिल्ड्स ऑफ अमेरिका में शामिल हुए। साथ ही साथ वाइट 2022 के अकेडमी ऑफ पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस और प्रोड्यूस गिल्ड्स और अमेरिका में शामिल हुए। ये नियमित रूप से अपने भाई ट्रैवल विड्स के साथ निर्माता कार्यों में साझा करते हैं। साथ ही साथ विट एंड ब्रूस मेडलिट्स में पले बड़े, जहां उन्होंने की पढ़ाई की और उनकी मां बेटन एक वृत्ति चित्रण फिल्म निर्माता है। साथ ही साथ अन्नापोलियंस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक और सह संस्थापक है। साथ ही साथ विड्स ने स्नातक के रूप में विलियम्स कॉलेज में दाखिला लिया। 2005 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और विलियम्स में रहते हुए उन्होंने विसी टेनिस खेल और एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। दोस्तों, इसी के साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो जेम्स वो 2016 का निर्माण इन्होंने किया। साथ ही साथ द गुड नेबरिस 2016 के अंदर प्रोड्यूसर के रूप में देखने को मिले। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये आपको 27 मार्च 2022 को अकेडमी अवार्ड, साथ ही साथ प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ अमेरिकन अवार्ड 19 मार्च को जीतते हुए देखने को मिले। साथ ही साथ इन्होंने 3 मार्च 2018 को इंडिपेंडेंट एस्पिरिट अवार्ड जीतते हुए हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है और अब हमारे अगले कैरेक्टर ट्रैवल विड्स के बारे में जानते हैं। ट्रैवल विड्स इनका नाम है। 1995 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन निर्माता है, डायरेक्टर हैं और लेखक है जिनकी फिल्मों में किंग रिचर्ड और ए ग्रेट गॉडविल शामिल है। साथ ही साथ 1995 में इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 35 से 38 साल इनकी उम्र है। एनापोलिस मैरीलैंड यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से ये एक
कॉलेज विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है, फिल्म निर्माता है और 2007 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। टिम वाइट्स इनके भाई है। 2022 में विट को उनके भाई टीम्स और विलियम्स के साथ किंग रिचर्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्रण के लिए एक आत्मिक पुस्तक के लिए नामांकन किया गया, लेकिन वह जीत नहीं पाए। वाइट्स 2012 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ऑफ प्रोडक्शन गिल्ड ऑफ अमेरिका में शामिल हुए और डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका के भी सदस्य है, जो वह नियमित रूप से भाई टीम रेड के साथ नियमित कार्यकारी को साझा करते हैं। वाइट एनोप्लिस मेरिड में पले बड़े, जहाँ उन्होंने की स्कूल की पढ़ाई की और उनके माँ पेटन एक दशवर्ती फिल्म निर्माता हैं और ओपलियंस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक और संस्थापक हैं। वुड ने स्नातक के रूप में कोलोस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 2007 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। वे सिंगम पाई ब्रिगेंस के सदस्य हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो फिल्मोग्राफी जेम्स बो 2016 के अंदर मुख्य रूप से ये फिल्मोग्राफी में डायरेक्टर और लेखक थे। साथ ही साथ 2016 में गुड नेबर्स के अंदर ये आपको देखने को मिले। LBJ 2016 के निर्माता है। साथ ही साथ एक कुटिल व्यक्ति 2017 के अंदर ये आपको निशांक के रूप में देखने को मिले, पोस्ट 2017 के अंदर। और साथ ही साथ किंग रिचर्ड 2021 में इसका निर्माण इन्होंने किया। साथ ही साथ ये स्कूल एक जैसे अकेडमी अवार्ड 27 मार्च 2022 को और प्रोड्यूसर गाइड ऑफ अमेरिकन अवार्ड 19 मार्च 2022 को, साथ ही साथ ब्लैक रील्स अवार्ड 8 फरवरी 2023 को आपको देते हुए देखने को मिले। 3 मार्च 2018 को इंडिपेंडेंट स्पाइट अवार्ड ये जीतते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल आपको बता दी है। साथ ही साथ फॉल्बी हैरियट डायनेट इनका नाम है, जो कैरेक्टर आपको अगले इस मूवी के अंदर देखने को मिले। 17 अप्रैल 1995 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजियन अभिनेत्री है और डायरन को नेटफ्लिक्स पीरियड ड्रामा ब्रिस्टन 2020 से 22 में ब्रिटेन की चौथी संतान डेफेंस के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और फोल्बन हैनी डायनेस इनका नाम है। 17 अप्रैल 1995 को इनका जन्म हुआ। 28 साल इनकी उम्र है। मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर हुआ। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 2009 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। साथ ही साथ सेली डायरोन्स इनकी माँ है और साली डायनेस इनकी एक तरह से दादी है। उन्होंने BBC 1 स्कूल ड्रामा वाट रोड 2009 से 10 में एक बालक अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने BBC सीरीज प्रिजन वाइट 2012 से 13 में और डेकनियस 2015 से 16 में मुख्य रूप से भूमिकाओं में आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाकर इससे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और एक प्यार से कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो यह आपको एक तरह से देखने को मिली है सिनेमाघरों में 20 जनवरी एक तरह से 2030 को सैंडर्स के अंदर, और इसी के बाद इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी अमेरिका के साथ साथ और भी कई कंट्रियों में इसे रिलीज़ किया गया है आपके लिए 29 सितंबर 2023 से, यानी अभी हाल ही में इसे रिलीज़ किया गया है। और इसी के बाद OTT प्लेटफॉर्म की बारी आती है तो 13 अक्टूबर इस पर नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीजिंग डेट बताई जा रही है, लेकिन कंफर्मेशन ये निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और 13 अक्टूबर भी वैसे ज़्यादा जरूर नहीं है, अगले शुक्रवार को ही आपको देखने को मिल सकती है। और अभी दोस्तों हमने इस मूवी की स्टोरी तो आपको एक्सप्लेन कर दी है, और लेंथ के बारे में बात की जाए तो टोटल मिलाकर 113 मिनट इसकी लेंथ है। और लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी मेन लैंग्वेज है। बाकी नेटफ्लिक्स पर जब ये आएगी तो मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब कर रिलीज़ किया जाएगा। अभी आप स्टोरी से काम चला सकते हैं और बाकी पूरी मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर 13 तारीख को देखने को मिलेगी। और अब हम आगे चलकर इस मूवी के बारे में अब हम बेसिक डिटेल्स है तो जान ही चुके हैं, और अब हम इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, ताकि हम उस पर डेफिनेटली वीडियो ला सके। और दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो या किसी मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज ये नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिली है और इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिली थी।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इनके बारे में कंटिन्यू हम इनकी फिल्मोग्राफी और सारी कुछ डिटेल किस प्रकार से ये स्ट्रगल करते हुए हैं इस इंडस्ट्री में उभरे उनके बारे में बात करते हैं। फोर्बेन हैरी डायनेस का जन्म 17 अप्रैल 1995 को गोटेन मैनचेस्टर डेफिन जिले में हुआ। एमरिड पटकथा लेखन और डिम डैनियल्स और अभिनेत्री सेलर डैनियल्स के घर पर हुआ, जो कॉलेज स्ट्रीम पर सेलियन वेस्टर्न्स के रूप में अपनी लंबे समय तक चलने वाली भूमिकाओं के लिए व्यापारिक रूप से जानी जाती हैं। उनके दादा दादी शेली और जॉन रैनोल्ड ने भी टेलीविज़न उद्योग में काम किया है। जोहान लिलवुड के थिएटर वर्कशॉप और कंपनी के सदस्यों के साथ मुलाकात की है। उनके 2 भाई बहन हैं, भाई शैम्बलूस और बहन हैरियट। दोस्तों डायनेस की शिक्षा एल्ब्रिट के ऑलमेडनस स्कूल और फिर स्पोर्ट के चॉर्लेड होम्स स्कूल में हुई, जहां उन्होंने पटकथा के साथ बाल कलाकार के रूप में काम करते हुए अपने ए लेवल्स में 1 और 2 BC हासिल किए। साथ ही साथ इनकी शुरुआत के बारे में बात की तो इस इंडस्ट्री के अंदर ये आपको मुख्य रूप से 2009 से 2019 के बीच में एक तरह से स्टार्टिंग इन्होंने की। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। 2009 में 14 वर्षीय डायनेस को वाइट्रिड रोड की एक तरह से 5वीं श्रृंखला में सियोन्स बेउन्स मेलियस के रूप में अपनी भूमिका मिली। बाद में उन्होंने मोन्डेस और द किस्टन जैसे कई ब्रिटेन नाटकों में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने BBC के नाटक प्रिजन वाउस में एक गैंगस्टर की भूमिका लॉस की सहायक भूमिका निभाई। 2014 में वह द लिवेस की दूसरी श्रृंखलाओं में दिखाई दी और 2015 से 16 तक उन्होंने ड्रेकरिस में मॉर्टन क्रेचेट की भूमिका निभाई। 2016 में यह घोषणा की गई कि वह डेनेवर ग्रेल्स अपराध कॉमेडी श्रृंखला स्नेच में लुइस पास्कोलियस और रूपन ब्रिट के साथ अभिनय करेंगे, जिसमें उनका अमेरिकन टेलीविज़न डेब्यू होगा। सीरीज 16 मार्च 2017 को रिलीज हुई और बाद में इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत कर दिया गया। 2017 में डायनेस से डेविडलैंड और कॉमेडी ड्रामा सीरीज यंग्स के कलाकारों में जोस और निकोल स्टोनियस की आर्य के एंग्रोथ फ्लेक्स और आवर्ती भूमिकाओं में शामिल हुए। साथ ही साथ 2019 में डायनोस को एजेंस रोमसन उपन्यास और द डार्क एंड आइस में आधारित शेड्यूल्स नाइट और निर्माता नेटफ्लिक्स पीरियड ड्रामा विस्टन के अपने पहले सीजन के मुख्य किरदार डेफिनेट विस्टन्स के रूप में चुना गया, जिसका प्रीमियम दिसंबर 2020 में हुआ था। उन्होंने 2022 में शो के दूसरे सीजन में सहायक कलाकारों के रूप में अपनी भूमिका दोहराई व चित्रित की और शादी के बाद डेफिनेट ब्रेस के रूप में डायनेस ने जनवरी 2030 में पुष्टि की और वह सीजन 3 में दिखाई देंगे, लेकिन भविष्य में वापसी के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। डायनेस ने हाई स्कूल और सिनेमा के लिए क्लूस मैकथ्रीन द्वारा निर्देशित 2021 की जीवनी फिल्म द कलर्स रूम में सिनेमेस्टिंग क्लूज विलियंस के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। अप्रैल 2022 में डायनेस ने ब्रिटेन कॉल माई एजेंट और एक एपिसोड में खुद के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में अंतिम भूमिका निभाई। रीमेक जिसका शीर्षक अमेजॉन प्राइम पर 10 प्रेसेट और जनवरी 2022 में डायनेस ने नेटफ्लिक्स की जीवनी पर आधारित फिल्म बैक ऑफ डेवन में रोनिन क्रिस के साथ अभिनय किया और थ्रिलर फिल्म फायर प्ले में एडम एलूस के साथ सह अभिनय किया, जिसमें आलोचनाओं के लिए प्रशंसाओं के साथ संडोस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन किया। डायरन मैन स्पाइंड द्वारा निर्देशित सोनी पिक्चर्स की थ्रिलर फिल्म आई हार्ट मर्डर्स में अभिनय करने के लिए तैयार है। इसके अलावा डायरमेट जॉन टिस्टिन्स के लिए उपन्यास द आउटब्रेड और स्कॉटलैंड में एंडम ब्राउन्स के एक फिल्म रूपांतर और अमेजॉन प्राइम के लिए नोस डेनियंस के उपन्यास एक्सटेंड टाइम को एक टेलीविजन रूपांतरण का कार्यकारी निर्माण और अभिनय करेगा। रोमांटिक कॉमेडी द त्रिश में लॉन्स लेमस के साथ रायन इमरोज के साथ जासूसी थ्रिलर इंस्पोर्ट्स की भी उनकी आगामी भूमिका है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर विल्टन लिव्स के पारिवारिक थ्रिलर एनीब्रोस है। डायनेस एक्सरूड यूक्रेन के राजदूत हैं, जो कि गठन है और दुनिया भर में गरीबी में रहने वाले महिला और लड़कियों के जगत दुर्भग फैलाते हैं। वह एक तरह से प्रतिदिन महर्षि योगी द्वारा सिखाए गए भाववृत्तीय ध्यान आकर्षित का अध्ययन करते हैं,
साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2021 के अंदर इनकी फिल्मोग्राफी द टूडलर्स रूम और साथ ही साथ बैंक ऑफ डेविल 2023 में, और इसी के साथ मुख्य रूप से फायर प्ले में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ 2014 के अंदर ये आपको विलेज के अंदर देखने को मिले। साथ ही साथ 2015 में द गनमैन में, साथ ही साथ डिक्नीनियस 2015 से 16 में, और स्मॉल 2017 से 21 में, और बिस्टन्स के अंदर 2020 से 22 में। साथ ही साथ 10 एक से परसेंटेज के अंदर आपको ये देखने को मिले 2022 में। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी है। तो आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों अब हम जानते हैं एल्डन एहरनेरचिन के बारे में। दोस्तों 22 नवंबर 1931 से 90 को उनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सुपर एक्टर से रेचुरल 2005 और फ्रांसीसी फोर्ड क्लूब्स की फिल्म ट्रेट्रो 2009 और ट्यूशन 2011 में दिखाई। 2013 की फिल्मों में ब्लू जैस्मिन और स्कॉट में सहायक भूमिकाओं के बाद उन्होंने क्वीन ब्रिटेन और कॉमेडी हेमियन सीजन में अभिनय किया 2016, जिसके लिए उन्होंने प्रशंसाएं मिली। साथ ही साथ एडन क्रूलबर्ट एहरनोज, और साथ ही साथ 22 नवंबर 1971 से मैं आपको बताऊँ तो 1990 में इनकी एक तरह से जन्म हुआ। तकरीबन इनकी उम्र 33 साल है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट हैं। एक अभिनेता हैं। 2005 से इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिले हैं। एहरोचिन ने शोलन ए स्टार वॉर्स स्टोरी 2018 और हानो सोलोस की भूमिका निभाई है, और 10 मिनट टेलीविजन श्रृंखला ब्रेन व्यू वर्ल्ड 2020 में अभिनय किया। 2023 में उन्होंने कॉमेडी कुरोकिन बीएस और सह अभिनय किया, और क्रिस्टोफर लोन से जीवनी फिल्म ओपनहाइमर में सहायक भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, ओपनहाइमर पर भी हमने वीडियो बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारे एक तरह से चैनल पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप एक तरह से कमेंट कर दीजिएगा आपको चाहिए तो इसकी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर एहरनोर्ची का जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ। वह एक तरह से ब्रिटिश डिजाइन सार्डियंस और एक ओटियन ब्रिज की एकमात्र संतान है। तो दोस्तों कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे हैं। हम सारी कुछ जानकारी इन कैरेक्टरों के बारे में आपको एक जैसे पल पल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। मूवी सीरीज सभी की अपडेट बताते रहते हैं। तो ऐसा ही कंटेंट, ऐसा चटपटा कंटेंट आपको पसंद है तो सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही लिया होगा। तो दोस्तों इसके एक कैरेक्टर के बारे में और डिटेल मैं आपको बताता हूँ। एहरनोर्ची ने प्रेसन फोर्डिन लॉस एंजलिस में पोलैंड एलिमेंट्री स्कूल में अभिनय करना शुरू किया, और उन्होंने कैलिफोर्निया में साल्टन मूस में कॉर्बिन स्कूल में एक ऐसा काम जारी रखा है। स्कूल में स्नातक होने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की स्टीशन एडलर्ड स्कूल ऑफ आर्टिक्स में अभिनय का अध्ययन किया, लेकिन अपनी डिग्री कभी पूरी नहीं की। 2009 में उन्होंने अपने मित्र जोएन मार्थन और साथ ही साथ क्लेटन के से संस्था की और न्यूयॉर्क शहर के अभिनेता, लेखन, निर्माता और निर्देशक का एक समूह जो कि फिल्म और थिएटर प्रदर्शन में सहयोग करता है, उनके साथ जुड़े। एरोज की खोज स्टीफन स्पीलबर्ग द्वारा एक दोस्त के बेटे मिस्टर डिस्टेंस में की थी, जिन्होंने एरोज के एक दोस्त द्वारा बनाए गए एक कॉमेडी वीडियो देखा जो कि वर्तमान में शुरू हुआ था और अंततः 20 या 30 साल बाद की एन्यूज के साथ समाप्त हुआ। एक तरह से कैमियोस एक शादी रोकने के लिए चिल्ला रहे थे। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और भी डिटेल बता दूं। 2007 में एनीस ने फ्रांसीसी फोर्ड कोप्लेस और टेनिस में बनी टोनिस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसी के साथ ये मुख्य रूप से एरोड को मुख्य ऑडिशंस के लिए द क्रीचर इन द ट्विंस का एक बड़ा अंश पढ़ने के लिए कहा। ये फिल्म 2009 में सीमित रिलीजिंग से रिलीज हुई और आलोचनाओं में आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने एंड्रॉयड प्रदर्शन को प्रशंसा की। 2011 में उन्होंने मुख्य रूप से एक तरह से सोफिन द्वारा निर्देशित मिस डायरेचेरियन विज्ञापन में नताली पोर्टन के साथ दिखाए गए। और 2013 में उन्होंने उपन्यास ब्यूटन क्रीचर्स के
फिल्म रूपांतरण में केतन वेड के रूप में अभिनय किया और पार्क चान-वून्स की थ्रिलर फिल्म स्टोल्स में पीट लेयर्स के रूप में दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने वुड एल्सन द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म ब्लू जेम्सन के कोर्ट ब्लूसन के सौतेले बेटे की एक तरह से भूमिका निभाई और साथ ही साथ एक कलाकार के साथ जिसमें ज्यूसा ब्लिस और जॉन क्रूजन शामिल थे। कई कलाकारों ने विशेष रूप से एलोस ब्रिटियंस रोमांटिक कॉमेडी और रूल डेंस में प्रिसन प्रोथ की प्रमुख भूमिकाओं में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने टाई रोडियंस जैक स्टीन और जेनी स्टीसन के साथ द येलो ब्रश में अभिनय किया, जिसका प्रीमियम 2017 में संडोस फिल्म फेस्टिवल्स में हुआ। और एंडिस ने स्टार ब्लूस और एंथोलॉजी फिल्म सोलोस ए स्टार वर्स और स्टोरी 2018 में हान सोलोस के रूप में अभिनय किया और मूल 1977 में स्टार वर्स की घटनाओं में से पहले सोनस के प्रारंभिक जीवन का अनुसरण करता है। उन्होंने एनबीसी पर ब्रेक यू वर्ल्ड सीरीज की सुखिया बटोरी और जो एल्डम हैक्शन के इसी नाम के 1932 के उपन्यास पर आधारित थी। प्रेमचंद की हालिस प्रूजना और पोर्बन डैनिस की सैबने थ्रिलर और फेस फ्लेंस साथ ही साथ मिनी सीरीज आर्गेट में उनकी भूमिका होगी। फिल्मोग्राफी भी इनकी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली। 2009 में मुख्य रूप से टेट्रो में आपको देखने को मिली, साथ ही साथ सोमर, साथ ही साथ इसी के साथ आपको माय हैंड्स स्टोर्ट और साथ ही साथ फायर प्ले और कॉकल्स ब्रू आपको 2030 में ही देखने को मिलेगी। और ओपन है मेरिया के अंदर आपको क्रिस्टोफर नोल्स के रूप में आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ हमारे अगले कैरेक्टर एंड्री मार्सन्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो 9 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्होंने फिल्म हैप्पी गो लकी 2008 के लिए सबसे सहायक अभिनेता का लंदन फिल्म फेस्टिवल सर्कल अवार्ड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड जीता। और साथ ही साथ एडवर्ड मेरियन चार्ल्स मॉर्सन इनका नाम है। 9 जून 1958 को इनका एक तरह से जन्म हुआ। तकरीबन 55 साल इनकी उम्र है। स्टीम लंदन इंग्लैंड में हुआ और माउंटब्यूट एकेडमी ऑफ थिएटर के ये एक तरह से आर्ट से है और मुख्य रूप से एक अभिनेता है। 1990 से इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जूनियन सरेगिस से इन्होंने 2002 में शादी की। टोटल मिलाकर अब तक इनके 4 बच्चे हैं। इन्होंने गैंगस्टर नंबर 1 2000 के अंदर अपनी एक तरह से फर्स्ट सुपरहिट मूवी में एक तरह से रोल निभाया। वी फॉर वैंडेन 2006 और मिशन इम्पॉसिबल 3 में 2006 में आपको देखने को मिले। स्टीन 6 2006, हैनकॉक 2008 और साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई भूमिकाओं में वॉर हॉर्स 2011, द बेस्ट ऑफ मैन 2012, साथ ही साथ द वर्ल्ड्स एंड 2013, साथ ही साथ द एक्सप्लिस 2016 उनकी प्रमुख टीवी ग्रेड में, सुसाइड के रेड एंड डोस 2013 से 20 में और बीबीसी नाटक में मिस्टर नोलियंस के रूप में उनकी भूमिका शामिल है। जॉनथन स्टेज और मिस्टर नोरस 2015 और एलमेट फ्रूस 2002 के अंदर भी आपको देखने को मिले हैं। मार्शल का जन्म 9 जून 1958 को लंदन के स्टीफन जिले में एक श्रमिक वर्ग के परिवार में हुआ। उनके पिता एक लॉरस ड्राइवर थे। उनकी मां एक स्कूल डिनर लेडी और शिक्षक की सहायता थी। उनका पालन पोषण वेथन ग्रीन में हुआ। उन्होंने रायमंड फाउंडेशन स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और थिएटर में अपना करियर शुरू करने से पहले एक प्रीट्रिक्स के रूप में प्रशिक्षण हासिल की। उन्होंने माउंट व्यू एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में प्रशिक्षण ली। 1993 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और कोर्बन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट में सेमन कोड के सह अध्ययन किया और अब अभिनय विज्ञापन के साथ स्कूल में जाते हैं और जिसका मास का संरक्षक है। साथ ही साथ मार्सन की पहली टेलीविजन उपस्थिति 1992 में लंदन के विक्टोरिया टेलीविजन श्रृंखला द अपोलियन फ्रेंड्स में योबन्स के रूप में थी। उनकी प्रमुख महत्वपूर्ण शुरुआत टेलीविजन प्रस्तुतियों में से एक 1999 के दशक में मध्य में लोकप्रिय बीबीसी स्टीम गेम ऑन में एक भाग हुए अपराधी के रूप में थी, जो कि बैडिस नाम
और पुराना लो ग्रेड था, साथ ही साथ मौसन क्रेजिस द अब्लिस और साथ ही साथ अन्य में उनकी भूमिका निभाई। उन्होंने मॉडलिंग एपिसोड में मेगट्रॉन को आवाज़ भी दी। साथ ही साथ 2012 में उन्होंने शॉर्ट की ड्रामा सीरीज रेड डोनर्स के साथ सीरीज और 82 एपिसोड में किरदार निभाया और भाई टेरियंस डोन्स के साथ अभिनय किया। उनकी उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन फिल्म द बेट्स ऑफ द मैन में ल्यूबिट बोर्टन्स की भूमिका भी निभाई। दोस्तों इसी के साथ मार्सन कई और विभिन्न फिल्मों की भूमिकाओं में नजर आए हैं। उनकी भूमिका 2008 की सुपर हीरो फिल्म हैकॉन्स में विल स्टीन के साथ मुख्य खलनायक और गाय रिचन, सोनियस होम्स और इंस्पेक्टर लैडर्स की भूमिका शामिल है। उनकी अन्य फिल्म सीक्रेट डिस्ट्रिक्ट्स और मिशन इम्पॉसिबल 3 और भी कई है, एक जैसे टायनोसर्स और साथ ही साथ 2021 में मास्टर उपन्यास रीडन रोड के टेलीविजन रूपांतरण के पर एक जैसे फास्तीवादी विरोध और कार्यात्मक शैली और विनिसच के रूप में दिखाई दिए। और हिजन वाइन्स एंड क्रिस में जॉन डेविंस की वास्तविक जीवन की भूमिका निभाई। जनवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि मार्शल को एमी हाउंस और बोएन बैक टू ब्लैक के कलाकारों में शामिल किया जाएगा और वाइनेस के पिता मिर्च ब्राइटसन्स की भूमिका निभाई। दोस्तों इसी के साथ मार्शल ने 2002 में मेकअप क्रिश्चियन जेनियन वाइट से शादी की। उनके 4 बच्चे हैं। मार्शल ने एक मानवतावादी है और उन्होंने 2015 में रोमिट यूके का संरक्षक नियुक्त किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1997 में द मैन वो कैन आउट टू लिटिल और द ईयर्स लव 1999, साथ ही साथ बंकर 2001 में, साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में आपको देखने को मिल चुके हैं। और साथ ही साथ फायर प्ले और फायर ब्रांड 2023 में, साथ ही साथ इम्प्रेस 2023 में और मिड्समैन 2023 में, साथ ही साथ बैक टू बैक 2023 के अंदर इनकी अपकमिंग मूवी है। टेलीविजन के अंदर भी आपको द पिल्स 1992 से 1996 में देखने को मिले और द प्रिलेट फ्लिस 1992 से आपको देखने को मिले और कॉलेज 1996 में, गेम ऑन 1992 में और साथ ही साथ बैक टू बैक कई मूवीज़ और टेलीविजन के अंदर देखने को मिले हैं। अभी हाल ही में द पावर्स के अंदर मेन रोल्स के अंदर ये आपको देखने को मिले थे दोस्तों। और साथ ही साथ 2023 के अंदर द विंटर किंग के अंदर आपको कई एपिसोडों में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ फार किलिंग्स के अंदर भी अपकमिंग जो ये एक तरह से सीरीज है इसके अंदर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इनके अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनने अपने करियर के अंदर 7th ब्लिस इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2004 जीता और 11वां ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किया 2007 में। और साथ ही साथ इंडियन ब्रिटिश सर्कल्स पोल्स अवार्ड आपको एक तरह से 2009 में इन्होंने लिया और आर्ट्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2014 में और 5th वोकल फिल्म फेस्टिवल वोल्कन रीजन 2015 में और ब्यूफिन क्रिस 2022 में। बैक टू बैक इन्होंने कई अवार्ड जीते और इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी है। अब हमारे आखिरी कैरेक्टर जिनका नाम है रिच सोमर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपको सारी कुछ जानकारी दे चुका हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम इस मूवी के आखिरी कैरेक्टर के बारे में जान रहे थे जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर दासो एक तरह से पहचान बनाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों रिच सोमर्स के बारे में हम थोड़ी अपडेट एक तरह से आपको बता चुके थे और बाकी कंटिन्यू इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2 फरवरी 1958 को इनका जन्म हुआ था। 45 साल इनकी उम्र है। ओहियो यूएसए में इनका जन्म हुआ था। कॉर्डलेस कॉलेज से बीए ग्रेजुएट है, एक अभिनेता है और साथ ही साथ 2004 से इस इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिले हैं। विजने डोनिस 2005 में इन्होंने इनसे शादी की है। दोस्तों इस संबंध से इनके 2 बच्चे भी हैं। सोमर का जन्म ओहेंस में हुआ था और उनका पालन पोषण मिस्टॉन सिरमोर्स में हुआ था। उनकी
शिक्षा ऑकलैंड जूनियर हाई स्कूल में स्कॉटवोल एरियन हाई स्कूल में हुई। इसके बाद वह सिनमेट मोरियंस में निकोलियस कॉलेज में पले बड़े गए, जहां उन्होंने थिएटर में महारत हासिल की और द कॉर्डलियस जोन्स में गायन, और सोमन ने मिलपोन्स में ब्रिस न्यू ब्लोसन में एक काम चलक व्यवस्था का ध्यान किया, जो कि मोर्सन में एक काम चलायक समूह और एलियंस प्रिंस की शुरुआत थी। 2004 में उन्होंने केस वेस्टर्न रिलीजियस यूनिवर्सिटी में अभिनय में कास्ट ऑफ फाइंस आउट की और उपलब्धि प्राप्त की, और किलवेड हॉशन में सोम 2006 में कानूनी छात्रों को हाई ब्रेक सिखाने के लिए स्कूल लौटे, और फिर 2008 में स्नातक थिएटर के लिए छात्रों के साथ एक काम चलाओ क्रमशाला करने के लिए वापस आए। सोमर की अब तक की सबसे उल्लेखनीय भूमिका 2006 की फिल्म द डेविल विज प्राड में एनियन हैमरस के दोस्त डोंगेंस की थी। वह लाइट डेरी क्लूज और नेक्सन में प्रिस्टन जैसी कंपनियों के विज्ञापनों में दिखाई दी। 2007 से 2015 के अंत में सोमर ने MSC की प्री ड्रामा सीरीज मैडम मैन में हेनरी क्रिस के रूप में एक नियमित भूमिका निभाई, जो एक मीडिया खरीदती है जो 1960 के दशक की मेडलेस एवरेज विज्ञापन एजेंसी में टेलीविजन विभाग का प्रमुख बन जाता है। 2008 में सोमर NBC की नकली किस्टोन श्रृंखला द ऑफिस के 2 एपिसोडों में एलेक्स की भूमिका निभाते हुए एक अंतिम कलाकार के रूप में दिखाई दिए। 2010 में उन्होंने अगली ब्रिटेन में अंतिम भूमिकाओं में जीमन ब्लिस के साथ भूमिका निभाई। 2011 में सोमस ने CW की ड्रामा थ्रिलर श्रृंखला निकिल्स के 2 एपिसोडों में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और CIO सहल मैक्सन विल्सोल्स के रूप में अंतिम भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द जोन मैकलीज में मैन में बोन ओर्टिन्स और जेनिफर के साथ सह-अभिनय किया, और मई 2012 में उन्होंने जेम्स पोर्सन के साथ सह-अभिनय और बोर्ड्स पर राउंड क्रिएट थिएटर कंपनी के हॉर्वन के निर्माण प्रदर्शन शुरू किए। साथ ही उसी वर्ष उन्होंने NBC की पुलिस प्रतिक्रियात्मक श्रृंखला में अंतिम भूमिका निभाई, कानूनी व्यवस्था और बोर्ड हार्बोर्ड्स के रूप में विशेष पीड़िता इकाई में। 1 मार्च 2014 को यह बताया गया कि सोमर को CBS पैट और ग्रूट सेशन में शामिल किया गया। हालांकि बाद में नेटवर्क ने इसे परियोजनाओं को श्रृंखला बंद करने से इनकार कर दिया, और नवंबर 2014 में पिछले वर्ष एक एपिसोड में अंतिम भूमिका निभाने के बाद सोमर ने CBS की प्रतिक्रियात्मक नाटक श्रृंखला एलिमरेट में एक एपिसोड में हेरमन एम्पस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 2 फरवरी से 14 मार्च 2016 तक सोमर ने सैम प्रोबडर के नाटक ब्रीड चाइल्ड्स के बर्ड ऑफ के अंदर मुख्य भूमिका निभाई। और तो दोस्तों ये नेटफ्लिक्स पर अभी आपको हाल ही में देखने को मिलेगी, और इससे आपको एक तरह से बहुत ज़बरदस्त एक तरह से अट्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि पहले ये सिनेमा हॉल में और अभी के इसके बाद बहुत जल्द आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिली है। और साथ ही साथ दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों हम हर OTT प्लेटफॉर्म, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो, HBO, स्टैंड, इंटरनेशनल, नेशनल, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, कोई सी भी वो सीरीज हो या मूवी हो, आपको सिंपली उस मूवी या सीरीज का टाइटल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है, जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिएगा, ताकि वो भी इसे देख सके। और दोस्तों अब हम इसके आखिरी के अंदर हम इसके जो कैरेक्टर है, जो कास्टिंग है, एक्टर आपको देखने को मिले हैं, उनके बारे में बात करते हैं और एक तरह से उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही साथ दोस्तों 2018 में सोमस हाई मिस्ट्री फिल्म समर ऑफ 84 में ग्राम्स ब्रोडसन और स्कोन्स के साथ दिखाई दी, और कॉर्मेटिक और आग्रणी डीजे बोर्ड द्वारा होस्ट की गई। और पोस्टकास्ट नेशन 9 एम्ब्रिज में सोमर एक प्रसिद्धि है। 2020 में द जॉर्ज लुक्स टो शो और स्ट्रीमिंग संस्करण में एक आवर्ती तिथि बन गई, जिसमें वह स्वयं और अपने स्वयं के काल्पनिक रूममेट स्टीन चार्ल्स के रूप में दिखाई दी। सोमर अपनी पत्नी ब्रिजियन डोनस के साथ लॉस एंजलिस में रहते हैं, और जिनसे उन्होंने 13 अगस्त 2005 को शादी की, और उनके 2 बच्चे भी हैं। सोमर टैपटॉम्स गेम्स का प्रशंसक हैं, और उनके घर में कार्डबोर्ड नाम का एक पॉडकास्ट की मेज़बानी करते हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए
तो मुख्य रूप से ये आपको डेड फॉर टूल्ट 2004, द डेविल ब्रिज पार्ट्स 2006 और पेस डाउन 2007 में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 2015 में माय नेम इज डेविड 2015 में, गर्लफ्रेंड्स डे 2017 में और कोड गेयर्स लेडियंस ऑफ द रिचेस 2019 में और किंग रिच हार्ड 2021 में, स्क्रैप पार्क सेकंड द रेड चिल्स रिबल्स 2022 में, फायर प्ले 2023 में, साथ ही साथ ब्लैकबेरी 2030 में। साथ ही साथ टेलीविजन के बारे में बात की जाए तो लो एज ऑर्डर 2007 में और साथ ही साथ 2007 से 2015 में मैडमेंस के अंदर आपको देखने को मिले। साथ ही साथ 2008 में विदाउट ए ट्रेस और साथ ही साथ 2008 के बाद ये द ऑफिस के अंदर 2008 में देखने को मिले। साथ ही साथ 2009 में लो एज ऑर्डर्स के अंदर देखने को मिले और द स्टॉर्म्स 2009 में और एगली बेटली 2010 में और ब्रू नोटिस 2010 में। साथ ही साथ क्राइम सीन्स इन्वेस्टिगेशन 2011 में, कुर्ब योवर इंस्टीट्यूशन 2011 में, निकटा 2011 में और द लीगोस 2014 में, द सिम्पोस 2015 में, रेगुलर सोर्स 2015 से 17 तक और 2015 में ही हॉट अमेरिकन समर फर्स्ट डे ऑफ कैंप। साथ ही साथ 2015 में प्लेइंग हाउस और साथ ही साथ 2016 से 17 में लव के अंदर आपको देखने को मिले। साथ ही साथ ग्रेस एंटोनी 2016 में और एलिवेंस ऑफ द ऑर्बन 2016 से 20 में है और एडवेंचर टाइम्स 2016 में, मास्टर ऑफ द सेक्स 2016 में और ग्लोब 2017 से 19 में। साथ ही साथ चैंपियन ILL में 2018 में, FBI 2019 में, इन द डार्क 2019 से 20 में। साथ ही साथ रन 2020 में और साथ ही साथ द ग्रेक ल्यूस टाल्क शो 2020 से 2022 में और मिक्सर्स 2022 में और एलेक्सी वंडरलैंड बार्कली 2022 से 30 में और फिलिप्स 2012 में, व्हाइट हाउस प्लम्बर्स 2013 में। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के बारे में यानी इस टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में भी मैं आपको सारी कुछ जानकारी दूंगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो गेम में भी डोटा 2 में और भी कई गेम्स में आपको एक तरह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में रोल्स में इनके कैरेक्टर भी लिए गए हैं, कई बार देखने को मिले हैं और अवार्ड्स भी बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जीते हैं। इन्होंने अपने करियर का फर्स्ट अवार्ड 2007 के अंदर स्टेट लिट अवार्ड 2007 जीता और इसी के बाद कंटिन्यू इन्होंने अपना दबदबा बनाया और 8, 9, 10, 12, 15 तक इन्होंने स्क्रीन एक्टिंग गाइड अवार्ड कंटिन्यू अपने नाम किया। साथ ही साथ द गेम ऑफ अवार्ड्स 2016 में और इसी के साथ फ्रेंड वॉच मुख्य रूप से कई बार इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इनकी जो अभी हाल ही में एक मूवी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनका एक तरह से जिस मूवी के अंदर आपको ये जो कैरेक्टर है जितने भी वो कॉमन देखने को मिले हैं, इसलिए हमारा थोड़ा टाइम बचेगा और हम उनके बारे में भी जान पाएंगे। ब्लैकबेरी मूवी के अंदर ये आपको देखने को मिले हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इस मूवी के बारे में पूरी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। ब्लैकबेरी इसका टाइटल रखा गया है दोस्तों जेकी मैक्स और सीनन ब्रिग्स की किताब लोकी द सिंगर्स के ऊपर ये एक तरह से बेस्ट स्टोरी है, उससे ही इसकी स्टोरी एक तरह से ली गई है। दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो आप दोस्तों जिस भी मूवी या सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है आप कमेंट कर सकते हो और हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की कोशिश वैसे तो करते ही हैं। बाकी आप एक तरह से दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप एक तरह से वहाँ पर भी हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम एक तरह से अपडेट आपको एक तरह से दे पाए और सारी कुछ अपडेट आप भी ले पाए। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे चलेंगे और इस मूवी के बारे में जानेंगे। दोस्तों माइक एरड बिट्स और साथ ही साथ साउंड्स रूबिस और केलियन विस की सहायक भूमिका इसमें देखने को मिली है। दोस्तों इसका डायरेक्शन मेटन जॉनसन द्वारा किया गया है।
साथ ही साथ इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी इन्होंने की है और साथ ही साथ न्यूटन मिलर्स इसमें आपको इनका साथ देते हुए नजर आए हैं। और ये आधारित है लूजिंग द सिक्स द, जैसा कि मैंने बताया, बुक पर, और इसका प्रोडक्शन फ्रेज एशियन ने किया है। साथ ही साथ न्यू फ्रिचमैन और केविन क्रिट्स और मैथ्यू मिलर्स आपको देखने को मिले हैं। और इसके अंदर जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं उनके बारे में बताता हूँ। गेनर हार्बटन और जेन ब्रूसेल और रिचर्ड सोमन, साथ ही साथ मार्टिन डोनोवंस और मिशोल ग्रिगो, साथ ही साथ मार्क रीचर और साउन रूबनेक और केरी एल्विस द्वारा इसमें एक तरह से अभिनय किया गया है। दोस्तों इसका जो सिनेमेटोग्राफी का काम है वो जारेड रैब ने किया है और साथ ही साथ प्रोडक्शन इसने डार्क लोब्स ने किया इसका प्रोडक्शन। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी एक्सट्रूडस फिल्म रोबर्ट्स मीडिया और साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से हाई पिक्चर्स द्वारा किया गया है। रिलीजिंग तारीख के बारे में बात की जाए तो बेलिन 17 फरवरी 2023 को और साथ ही साथ 12 मई 2023 को इसे कनाडा में रिलीज़ किया गया है। लेंथ की बात की जाए तो टोटली 121 मिनट इसकी लेंथ है और कनाडा में इसे एक तरह से बनाया गया है और बेस इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इस मूवी का बजट महज 5 मिलियन था। उसमें इस मूवी ने जो परफॉर्मेंस किया बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था। अपने एक तरह से बजट का आधा भी ये रिकवर नहीं कर पाए। 2.7 मिलियन का टोटल मिलाकर कलेक्शन आया है जो कि बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है इस मूवी की। और ब्लैकबेरी का प्रीमियम 17 फरवरी 2023 को 73वें बेलियंस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिताओं में हुआ। फिल्म 12 मई 2023 को कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई और वाटरूस में 1986 में रीचर इन मोशन RIMS के CEO माइक राजन और उनके सबसे अच्छे दोस्त के संस्थापक डार्सन फ्रीसन अपने पार्कलिंग और सर्विस डिवाइस के व्यावसायिक जिम और बिजनेस को देने को तैयार थे। साथ ही साथ निर्माता इरकॉन्स को गूंज से पेश और उनके आने से पहले इसे ठीक कर देता है। उनकी फीचर सफलता रही लेकिन बिल्सन को नौकरी से निकाल दिया जाने के बाद वह उनके साथ काम करने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने RIM में CEO बनाया गया और कंपनी का आधा हिस्सा दिया गया और उसकी झलकते हैं, लेकिन यह पता चलने के बाद कि यूरोबोस के साथ उनका सौदा नहीं और दिवालियस करने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है तो बेल्सन और CIO के रूप में आते हैं और आरियोस पर 1/3 हिस्सा देते हैं और ब्लिस्टन बेल अटलांटिक्स के साथ फॉल्कलैंड्स के लिए एक पिक्चर्स की व्यवस्था करता है और फ्रेग आर्लिस को रातों रात एक सच्चा फ्रूट राइड बनाने के लिए मजबूर करता है जिसे वह लार्जिन न्यूयॉर्क ले जाते हैं और ब्लिसन को अकेले ही फीचर का प्रयास करना पड़ता है। लार्जर अंतिम सेकंड के प्रोजेंस को पुनः प्राप्त करने और फीचर को समाप्त करने और उन्हें पार्कलिंग और कैरबिस के रूप में पुनः एक तरह बाढ़ किया है। 2003 से पाम के CIO कार्स नॉरिस ने बेहद सफल RIF के पुनर्रोधन और अधिग्रहण की योजना बनाई है जिसमें बिल्सन लार्गिन के पीठ के पीछे पेलन ऑटलिस और नेटवर्क सीमा से अधिक मात्रा में फोन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में हालांकि इन्होंने कई अपडेट निकल कर आई है और कई इन्फॉर्मेशन हमें भी दी है, इसके बेस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। साथ ही साथ 2003 में पाम के CIO क्लोज हाउस के बाद सफल RFs के शत्रु अधिग्रहण की योजना बनाई। 2007 में जब स्टीफन जोन्स ने आईफोन की घोषणा की तो रैम की ब्लैकबेरी बोर्ड को लेकर रोजन्स तक की आगामी फीचर असफल तारीफ मंच आई। साथ ही साथ बिल्किंस जब आईफोन की अनुमानित बिक्री देखता है तो घबरा जाते हैं और साथ ही साथ CEO के साथ बैठक करते हैं। दोस्तों इसी के साथ इनके प्रोडक्शन में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है और एक तरह से ठीक ठाक ये मूवी आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ स्टोरी आपको इसे आईफोन पर बेस ये देखने को मिली है और साथ ही साथ इसमें जो अभिनेता आपको देखने को मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों इसी के साथ ग्लेबन हार्टन के बारे में मैं आपको कई अपडेट बताता हूं, आप वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों इनके बारे में भी मैं आपको सारे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और सारे कुछ जानकारी जो भी मेरे पास है आपके साथ शेयर करूँगा।
तो आप भी दोस्तों हमारा पूरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को हमारे एक तरह से दोस्तों आपके जो दोस्त हैं उन सभी को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों हम आज की इस वीडियो का एक तरह से एंड के अंदर पहुंचने वाले हैं और कई अपडेट मैंने आपको बताई हैं और सारी कुछ जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप भी दोस्तों फुल सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट हमें कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अब हम आगे चले गए और हमारे जो कैरेक्टर हैं जिनका नाम एक तरह से बताया जा रहा है ग्लेनन हार्बटन, ग्लेनन फ्रैंकलिन हार्बटन थर्ड इनका पूरा नाम है। 13 अप्रैल 1986 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है, लेखक है, निर्माता है और पॉडकास्ट है। उन्होंने FX में लंबे समय से चले हैं। साथ ही साथ 2005 से वर्तमान तक डैनी नोवस की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। ये श्रृंखला जिसे उन्हें चार्ली डे और रोबन मैकलिन्स के सह निर्माण किया और जिस पर वह काम करते हैं एक कार्यकारी निर्माता और लेखन के रूप में देखने को मिले। नवंबर 2021 में उन्होंने अपने साथी सह निर्माता मेकन और डेन के साथ ऑलवेज सनी पॉडकास्ट की सह मेजबानी की। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल अब बताने जा रहा हूँ। ग्लेनन फ्रैंकलिन हार्बटन थर्ड इनका नाम है और 13 अप्रैल 1955 को इनका जन्म हुआ और 47 ईयर्स इनकी उम्र है। ओकलिस जापान में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, इसकी राइटर है, निर्माता है और एक पॉडकास्टर है। 1986 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिम लोटियंस से इन्होंने एक तरह से शादी की है 2009 में। इनके अब तक 2 बच्चे हुए हैं। अपने करियर के अंदर इनके अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शन में एक तरह से 80 के दशक के शो 2002 में कोरियन हॉर्टन और फोक्स के द मिडी प्रोजेक्ट 2012 से 17 में क्लिस बोर्टन और FX के फ्रोजन 2014 के पहले सीजन में डॉन चुबन्स और मुख्य भूमिकाओं के लिए जैकन फ्रिड शामिल है। और NBC में एपी बॉन्स 2018 से 21 में देखने को मिले हैं और साथ ही साथ 2030 से कंटिन्यू ये फ्रेड जूसन को भी आवाज़ दी है। इन्होंने फिल्म ब्लैकबेरी 2030 में जेम्स विलियम्स के किरदार के लिए प्रशंसाएं मिली। दोस्तों ग्लेनन फ्रैंकलिन हार्बटन थर्ड इनका जन्म 13 अप्रैल 1966 को हुआ। जापान में अमेरिकन के माता पिता जोनियस ग्लिस और फ्रैंकलिन हार्बटन जूनियर्स के बेटे के रूप में हुआ। उनके पिता एक लड़ाकू पायलट थे और उनके घर के लगभग तुरंत बाद उनका परिवार कुछ समय के लिए परियोजना और पूरी न्यू मैक्सिकन चला गया। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। 2002 में हॉर्टन ने 80% के दशक के शो में कोरियन वॉट के रूप में अभिनय किया और EI पर डॉक्टर निकोलस कोपुल्स के रूप में अंतिम कलाकार बने। उन्होंने मास्ट लव डॉग्स 2005 और सैंडिस 2005 साथ ही साथ ट्रू विक्सन 2006 के साथ साथ अपनी स्टार्टिंग में धमाकेदार एंट्री की। साथ ही साथ वह क्रैक 2006 में एक डॉक्टर्स के रूप में दिखाई दिए और हार्बटन को पेडियंस पार्क के अत्यधिक अहंकार और सामाजिक बर्टन डेनिस राउंड्स की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 2008 में हार्बटन ने डे मैकलिन्स और लेखन सहायक एडम स्टीन के साथ विज्ञापन और फाइव कॉमेडी ब्रोडन ग्रूस और नोसन का सह निर्माण किया और लेखन पायलट में स्थानीय रूप से बंद कर दिया। उन्होंने डेविन हॉर्बर्ट जैसे अन्य हॉर्पिंगसिन सहयोगी द्वारा बनाए गए विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि हाउ टू बी ए जेंटलमैन और सुपर हीरो कूल किड्स में भी भूमिका निभाई। उन्होंने 2013 में पहली बार किसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है जहां उन्होंने सह कलाकार स्टीफन लीड्स और बेनी सुन्स के साथ कॉलेज ह्यूमर कॉमेडी के अंदर मुख्य रूप से भूमिका निभाई है और FX के समीक्षकों द्वारा प्रशंसाएं मिली है। और उनकी अगली प्रमुख टेलीविजन भूमिका 2018 में माइक ओ ब्रून्स और एपी बॉन्स 2018 से 21 में मुख्य रूप से हमें देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने मुख्य रूप से भूमिका निभाई है। अपने गृहनगर टोटन में हाई स्कूल के छात्रों को जीवन को विज्ञापन पढ़ने के काम के ऊपर इन्होंने बनाई हैं और अक्टूबर 2022 में ये घोषणा की गई कि वह फ्रेड जॉनसन को आवाज़ देने वाले हैं।
नवंबर 2021 की शुरुआत होकर कैनेडियन वॉर्स ने एल्पियन सीन पोर्स को लॉन्च की और साथ ही साथ सफलतापूर्वक उसे लॉन्च की गई। साथ ही साथ अगस्त 2002 में उत्पादन समाप्त होने के बाद ये घोषणा की गई कि हॉरब्रैंड ब्लैकबेरी के संस्थापक में से एक के रूप में मैट जोनस द्वारा निर्देशित एक कनाडियन बायोपिक के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी के साथ इनकी सारे कुछ डिटेल मैंने आपको बता ही दी हैं और अब हम जानेंगे इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में, टेलीविज़न से सीरीज़ के बारे में। ज़्यादातर ये टेलीविज़न सीरीज़ में देखने को मिले हैं तो उस पर पूरा फोकस करेंगे। ब्लैकबेरी का प्रीमियम जिसके अंदर ये आपको देखने को मिले 17 फरवरी को विल्नियस 2030 में प्रतियोगिता में हुआ, जिसमें समीक्षाओं में सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसका जिम्स विल्सन्स के रूप में आर्टन के प्रदर्शन के साथ आपको ये देखने को मिले। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिल्मोग्राफी क्या आपको देखने को मिली है, मस्ट लव डॉग्स 2005 में ये आपको इस फिल्म में देखने को मिले हैं और एक तरह से सीरेनिटी 2005 में, क्रैंक 2006 में और 2 वीक्स 2006 में और द स्ट्रेंजर्स 2008 में, हैप्पी वेडनेसडे 2008 में, क्रेक हाई वोल्टेंस 2009 में, एवरीथिंग मस्ट गो 2010 में, कॉफिस टून्स 2013 में, ऑल द विंडरनेस और ऑफिस डाउन्स 2016 में, द हंट 2020 में और द सेंटेंस ऑफ 2022 में। साथ ही साथ 2030 में ब्लैक मैरी और फॉलिस पैराडाइज में आपको बिजनेस मैनेजर के रूप में देखने को मिली है। साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर मैं आपको बताऊँ तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देखने को मिली है। मंडे नाइट मैन टाइम्स 2002 में, द जॉब 2002 में और 280 शोज 2002 में, ईरा 2003 में और साथ ही साथ 2005 से अभी तक इट्स ऑलवेज सनी इन द फिलिपिलिया के अंदर आपको देखने को मिल रही है। अमेरिकन डैड 2009 में, साथ ही साथ गिल्डन मैरिड DDS 2009 से 2010 तक और वेंटियंस इन HD 2011 के अंदर, द मैडली प्रोजेक्ट 2013 से 17 तक और फेरगन्स 2014 में, ऑन द रिकॉर्ड विद मिकी रोक 2015 में, साथ ही साथ ट्रिप टैंक 2015 में और AP बायो 2018 से 21 में और वॉल्यूम्स 2023 से कंटिन्यू आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अवार्ड्स भी इनके बहुत बढ़िया आपको देखने को मिले हैं। 2015 के अंदर ये आपको मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सिनेमा पुरस्कार के अंदर देखने को मिले हैं और IGN समर मूवी अवार्ड्स 2019 में, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन मिडसेंस अवार्ड्स 2023 के अंदर मुख्य रूप से ये देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं, यदि आपको एक तरह से ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो तो प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात की और बहुत ही ज़बरदस्त ये मूवी है, नेटफ्लिक्स पर भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी या ये आपकी सिटी के अंदर अवेलेबल होगी तो आपने एक बार यदि इसके दीवाने हो तो आपने इसे देख ही लिया होगा। बाकी कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है या भी थिएटरों के अंदर बिल्कुल भी, लेकिन दोस्तों नेटफ्लिक्स पर ये आपको इंडिया के अंदर भी प्रोवाइड करा रहा है 13 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने की 13 तारीख को आपको ये देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों स्टोरी मैंने आपको बता दी, आप में से कितने लोग एक्साइटेड है इसे देखने के लिए और कितने ने इसे देख लिया है तो आप नीचे अपना रिव्यू लिख सकते हैं और ताकि और भी लोग उसे देख पाए और अपना टाइम बचा सके या एक तरह से अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो एक तरह से सक्सेसफुली हो सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।